नमस्कार दोस्तों, एसडीए गुरुकुलम में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण दीक्षित आपके लिए इन्वायरमेंट का 5वां प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे कि हमारा आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर है? केंचुआ, गैंडा, बाघ या स्लॉथ? निम्न में से कौन सा जानवर रात्रिचर जानवर है? देखिए, रात्रिचर जानवर जो होता है वो रात्रिचर जानवर वो होते हैं जो दिन के टाइम पर नहीं निकलते हैं और सिर्फ रात के टाइम पर निकलते हैं बाहर, और रात को ही अपने भोजन का जो वो है वो करते हैं, और दिन में क्या करते हैं, वो दिन में सोते हैं। तो ऐसा कौन सा इनमें से जानवर है जो कि रात्रिचर है? तो क्या केंचुआ है, गेंडा है, बाघ है या फिर स्लॉथ है? तो जो स्लॉथ है आपका, वो यहाँ से डी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। स्लॉथ जो जानवर है वो आपका वो क्या है, रात्रिचर है। यानी कि स्लॉथ के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो कि 24 में से लगभग 17 घंटे दिन में और रात में मिला करके टोटल कितना, 17 घंटे के आसपास जो कि क्या करता है, वो सोता है और बाकी टाइम ही वो जगता है। और ये जो है भालू जैसा दिखाई देता है, लेकिन भालू नहीं होता है, और पेड़ पर उल्टा लटक करके सोता है, और जिस पेड़ पर रहता है उसी पेड़ की पत्तियां खाता है, और ये तैराक होता है। तो ये इसकी क्वालिटियां हैं स्लॉथ की। तो यहाँ से फर्स्ट का जो आंसर है आपका वो क्या होगा, डी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फूलों में पराग कहाँ पाया जाता है? बाह्य दलपुंज में, दलपुंज में, पुंकेसर में या स्त्रीकेसर में? देखिए, अगर फूल की बात करें, फूल की संरचना की अगर बात करें, तो कुछ इस तरीके की संरचनाएं फूल में पाई जाती हैं। यहाँ नीचे जो आपका होता है, ये कुछ इस तरीके से आपके दलपुंज बने होते हैं। तो ये होता है आपका बाह्य दलपुंज, और ये होते हैं आपके दलपुंज। यानी कि ये बाह्य दलपुंज, ये दलपुंज, और यहाँ होता है आपका स्त्रीकेसर, और ये जो ऊपर वाले जो ये पोर्शन है ये होता है आपका पुंकेसर। तो फूलों में जो पराग पाया जाता है, पराग जो होता है वो आपका एक चिपचिपे तरल टाइप का एक पदार्थ होता है, जो मधुमक्खियां जिसको फूल से सोख लेती हैं और उसके बाद में अपने शहद का निर्माण करती हैं। इसी को हम पराग कहते हैं। और जब ये पराग एक से दूसरे पुष्प पर पहुंचता है किसी भी माध्यम के द्वारा, कीट द्वारा, पतंगों द्वारा या पुष्प के द्वारा, हवा के द्वारा, तो इसी को हम क्या कहते हैं, परागण कहते हैं। तो ये भी दो तरीके से होता है, एक स्वपरागण और एक पर परागण। तो फूलों में जो परागण जो पराग जो होता है वो पाया जाता है आपका कहाँ, पुंकेसर में। यानी कि पुंकेसर आपका ये जो पोर्शन है आपका, इसको हम पुंकेसर कहते हैं, और पुंकेसर में ही पाया जाता है आपका पराग। तो दूसरे का जो उत्तर है वो आपका सी सही होगा। थर्ड क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है? निम्न में से कौन सा जानवर शीत निद्रा करता है? बिच्छू, भालू, मेंढक या सभी? शीत निद्रा क्या होती है? यानी कि सर्दियों का जो आपका समय होता है उसमें ये आपके जो जानवर हैं वो क्या करते हैं, सोते हैं, और उसके बाद वाले जो आपके मौसम होते हैं उनमें क्या करते हैं, ये जागते हैं। यानी कि सर्दियों के टाइम पे आपको रेयरली कंडीशन में ये दिखाई देंगे। तो यानी कि यहाँ से शीत निद्रा करने वाले जो आपके जानवर हैं वो बिच्छू भी है, भालू भी है और मेंढक भी है। ये आपको सर्दी के टाइम में बहुत ही कम दिखाई देने वाले हैं। यानी कि यहाँ से आंसर होगा आपका डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किसके रक्त का यहाँ से निम्न में से किसका, ये यहाँ होगा रक्त, रक्त लाल नहीं होता है। निम्न में से किसका रक्त लाल नहीं होता है? कॉकरोच का, केकड़े का, दोनों का या दोनों में से किसी का नहीं? तो देखिए, यहाँ से कॉकरोच का जो रक्त होता है वो होता है सफ़ेद। कॉकरोच का जो रक्त होता है वो सफ़ेद, और केकड़े का जो रक्त का जो रंग होता है वो होता है आपका नीला। तो दोनों का ही यहाँ से रक्त जो है वो लाल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि रक्त का रंग लाल जो होता है वो आपका किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और इन दोनों के रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसी वजह से इन दोनों का जो रक्त है वो लाल नहीं होता है। तो यहाँ से उत्तर आपका सी सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है फिफ्थ,
कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? आमाशय में, क्षुद्रांत में, वाहिद्रांत में या मुख में? तो कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है, ये अगर सपोज आपकी कोई ग्रास नली है और इस ग्रास नली में ऊपर और ये बीच में, इस दोनों के जो बीच में होता है आपका क्या? आमाशय। और आमाशय में आपका पाया जाता है क्या? जठर रस। और जठर रस जितना ज़्यादा स्त्रावित होता है उतना ही अच्छा इसमें क्या होता है? भोजन का पाचन होता है। लेकिन यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? तो यहाँ से बीच में एक पाई जाती है आपकी क्या? क्षुद्रांत, यानी कि आमाशय से लेकर के और बृहद आंत के बीच में आपका क्षुद्रांत पाया जाता है। इसी में सर्वाधिक आपके भोजन का पाचन भी होता है और सर्वाधिक इसमें क्या होता है? अवशोषण भी होता है। तो यानी कि कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का जो पाचन होता है वो होता है आपका कहाँ? क्षुद्रांत में। आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? केला, बरगद, पीपल या गुलाब? इनमें से किसकी पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है? तो यहाँ से आपका उत्तर सही होगा ए, केला। केले की पत्तियों में समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। बाकी इन तीनों की पत्तियों में जालिकावत शिराविन्यास पाया जाता है। जालिकावत, यानी कि यहाँ से आपका ए उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आपका है, निम्न में से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? बांस, केला, गन्ना या सरसों? देखिए सबसे पहले जानते हैं कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री में अंतर क्या होता है। देखिए अगर कोई भी आपका सपोज ये कोई दाना है और इसमें अगर बीच में से इसको बराबर भागों में तोड़ा जाए और ये बिल्कुल अपने आप बराबर बराबर भागों में अगर टूट जाता है तो ये आपका होगा द्विबीजपत्री। और अगर ऐसा नहीं होता है, ये इस वाले कोने से इस वाले कोने से, यानी कि ये बराबर बराबर नहीं अगर टूटता है तो इसे हम कहते हैं एक बीजपत्री पौधा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो सरसों आपका जो है वो द्विबीजपत्री पौधा होता है। जैसे दालें अगर होती हैं, चना होता है, तो इसको हम अगर तोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये क्या होता है? बराबर बराबर हिस्सों में आपका टूट जाता है, यानी कि एक ही बीज के दो पार्ट बन जाते हैं। तो इसको कहते हैं आप द्विबीजपत्री पौधा। और एक बीजपत्री में इस तरीके की कुछ भी वो क्वालिटियाँ नहीं पाई जाती हैं, यानी कि यहाँ से आपका जो उत्तर है वो सही होगा डी। नेक्स्ट है, पौधों में जल का अधिग्रहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम या पैलिसेड? तो पौधों में जो जल का अधिग्रहण होता है वो आपका होता है किसके द्वारा? जाइलम के द्वारा। फ्लोएम के द्वारा क्या होता है? फ्लोएम के द्वारा आपका भोजन जो होता है वो पूरे के पूरे पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाया जाता है। तो यहाँ से ए उत्तर आपका सही होगा। पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है? नीला, पीला, लाल या हरा? तो पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो सर्वाधिक पाई जाती है आपकी किसमें? लाल रंग में। देखिए अगर थोड़ा सा मैं बात करूं तो यहाँ से आपका नीले रंग का जो उत्तर है वो भी आपका सही माना जा सकता है, क्योंकि ये लाल और नीले में हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है। लेकिन हम चलेंगे बोर्ड के अकॉर्डिंग। तो यूपीटेट 2011 में ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है और इसमें बोर्ड ने लाल रंग को ही माना था फाइनली। तो इसके ऊपर रिट भी हुई थी, उसके बाद भी लाल रंग को ही बोर्ड ने माना था। इसीलिए हम यहाँ से अपना जो उत्तर है वो लाल रंग ही मान करके चलेंगे। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सर्वाधिक जो होती है वो लाल रंग में पाई जाती है। सी आपका जो उत्तर है वो सही है। नेक्स्ट है, आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? 25,000, 50,000, 1,00,000 या 1,25,000? कितनी बार धड़कता है? देखिए कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी सी सिंपली कैलकुलेशन है आपकी। 1 मिनट में 72 बार और 1 घंटे में 60 आपके जो मिनट होते हैं और उसके बाद एक दिन में आपके 24 होते हैं घंटे। यहाँ से अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो निकल कर आएगा 1,03,680, यानी कि लगभग कितना? 1,00,000। तो यहाँ से सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। तो आपका हृदय एक दिन में लगभग कितनी बार धड़कता है? 1,00,000। एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो 1,03,680। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? यकृत, वृक्क, फेफड़े या हृदय? हमारे शरीर के किस अंग के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है? तो ये सभी जानते हैं कि अमोनिया को जो यूरिया में बदला जाता है वो यकृत के द्वारा बदला जाता है। ए आपका जो आंसर है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला है? आमाशय, यकृत, आंत्र या वृक्क? सेम ऊपर वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा घुमा करके पूछा हुआ है कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला जो होती है वो भी आपकी क्या होती है? यकृत होती है, क्योंकि
क्योंकि आपका जो अमोनिया को यूरिया में बदला जाता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा। इसीलिए इसको मनुष्य की जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। दोनों क्वेश्चन जो हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका 13 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधों के लिए नहीं है? जल तथा खनिजों का अवशोषण करना, भोजन भंडारण या संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना या पौधों को सहारा देना। देखिए अगर जड़ की बात करते हैं तो पौधे के लिए जड़ का जो कार्य है जल तथा खनिजों का अवशोषण करना है, और भोजन भंडारण या संचित करना भी आपका जो है वो पौधे के लिए जड़ का कार्य होता है। पौधे को सहारा देना, सहारा पौधे को जो देती है वो भी आपकी क्या देती है, जड़ ही देती है। लेकिन पौधे को ह्यूमस उपलब्ध कराना जड़ का कार्य नहीं होता है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमस क्या होता है। देखिए कोई भी अगर पौधा है, उस पौधे के ऊपर जो पत्तियां हैं और पत्तियां और टहनियां जो नीचे गिर जाती हैं मिट्टी में, और मिट्टी में गिरने के बाद वो नमी के द्वारा सड़ने लगती हैं, और सड़ने के बाद में एक खाद का निर्माण करती हैं। तो यही जो खाद है ये आपकी ह्यूमस कहलाती है। यानी कि पौधों के जो अवशेष भाग होते हैं वो सड़ने के बाद में जो मृदा के द्वारा किसका, खाद का निर्माण करते हैं, और उसी खाद को पौधे के लिए क्या कहते हैं, ह्यूमस। लेकिन ये कार्य किसका है, ये आपका मिट्टी का कार्य है। ह्यूमस उपलब्ध कराना मिट्टी का कार्य है, ना कि पौधे के लिए जड़ का कार्य है। तो यहाँ से आपका उत्तर नहीं पूछा था, तो इसीलिए यहाँ से सी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी जनजाति रेवो नामक टेंट में रहती है? लेप्चा, बकरवाल, चांगपा या गद्दी। निम्न में से कौन सी जनजाति रेवो नामक टेंट में रहती है? तो जो लद्दाख में चांगपा जनजाति आपकी जो है वो आपकी रेवो नामक टेंट में रहती है। रेवो जो टेंट है ये लोग क्या करते हैं, याक के जो बाल होते हैं और उसकी पट्टियों का जो है वो आप क्या बनाते हैं, ये टेंट बनाते हैं, और इसी को बोलते हैं क्या, रेवो। और ये बनाया जाता है किसके द्वारा, चांगपा जनजाति के द्वारा, जो आपकी पाई जाती है कहाँ पर, लद्दाख में। तो यहाँ से सी उत्तर आपका जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, निम्न में से असत्य कथन है। असत्य ढूंढना है हमें। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं, लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं, इग्लू गुंबदाकार के होते हैं, असम में घर जमीन से 10-12 फुट ऊंचे बांस के मजबूत खम्भों पर बनाए जाते हैं। देखिए ये बात बिल्कुल सही है। असम में जो आपका पर्वतीय क्षेत्र के जितने भी आपके जो एरिया होते हैं, उस जिसमें बाढ़ का जो मतलब सबसे ज़्यादा पानी का, बारिश का और बाढ़ वाला जो आपका पोर्शन होता है, उसमें ये लोग क्या करते हैं कि बांस के मजबूत खम्भों के ऊपर ज़मीन से 10-12 फीट की ऊंचाई पर घर बनाते हैं, जिससे कि जो घर है वो बरसात के टाइम पर बिल्कुल सुरक्षित रहे। इग्लू जो है वो आपका गुंबदाकार होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। इग्लू जो होता है वो बर्फ़ का घर होता है, और ये इसकी जो आकृति होती है वो गुंबदाकार होती है। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है कि मिट्टी के घरों की दीवारें जो होती हैं वो मोटी बनाई जाती हैं, ताकि मिट्टी जल्दी से झड़े नहीं और दीवार गिरे नहीं। लेकिन यहाँ से हमें पूछा है असत्य कथन कौन सा है, तो लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं, ये आपका जो कथन है वो असत्य है। यानी कि हमारा आंसर जो है वो यही है। यानी कि लद्दाख में पाए जाने वाले घरों की छतें ढलवा होती हैं, ढलवा नहीं होती हैं। उनकी छतें जो होती हैं वो बिल्कुल समतल होती हैं, और इस पर ये लोग सामान सुखाने का कार्य करते हैं। ये सामान सुखाने के लिए प्रयोग की जाती हैं वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा। यानी कि यहाँ से आपका जो उत्तर है वो बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 2006 में, 8 में, 11 में या 1997 में? कब? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो पारित किया गया था वो 2006 में पारित किया गया था, और उसके बाद 1 नवंबर 2007 को ये आपका प्रभाव में आया था भारत में। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले बाल विवाह निरोध अधिनियम भारत में कब आया था, तो वो आया था आपका 1929। बाल विवाह निरोध अधिनियम सबसे पहले जो आया था वो 1929 में आया था, लेकिन 2006 में इसमें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको चेंज कर दिया गया था, और उसके बाद 1 नवंबर 2007 से भारत में प्रभावी हुआ। तो यहाँ से आपका जो उत्तर है वो ए सही होगा। नेक्स्ट आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, कौन सी विशेषता परिवार की नहीं है? कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क साथ रहते हों, प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करते हों, रक्षा एवं बच्चों का साझा उत्तरदायित्व, यानी कि सुरक्षा एवं बच्चों का साझा
उत्तरदायित्व। तो इनमें से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं है? देखिए, सुरक्षा और बच्चों का साझा उत्तरदायित्व ये आपके परिवार की विशेषता है, ये परिवार की विशेषता है। वे समान आवास, भोजन और समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करते हों, बात सही है। अगर एक परिवार में अगर आप रहते हैं तो आपका समान भोजन, समान आवास और समान सामाजिक क्रियाओं का प्रयोग करेंगे, ये भी बात आपकी सही है। कम से कम 2 भिन्न लिंग वाले वयस्क रहते हों, ये भी आपकी बात सही है। लेकिन प्रत्येक सदस्य की आय भिन्न जमा की जाती हो, ये भी आपका जो ऑप्शन है ये ज़रूरी नहीं है कि सही हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि परिवार के अंतर्गत ये पॉइंट आपका इंक्लूड किया जाए कि सभी अपनी अपनी जो आय है उसको क्या करें, अलग अलग जमा करें। तो यानी कि यहाँ से आपका जो उत्तर है वो बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? मधुमेह, हृदयाघात, उच्च रक्तचाप या डिप्थीरिया? मधुमेह यानी कि जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं, क्या ये आपका संक्रामक रोग है? बिल्कुल नहीं। हृदयाघात यानी कि जिसे हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक, क्या ये आपका संक्रामक है? नहीं है। संक्रामक वो होता है जो एक से दूसरे में जल्दी जल्दी फैलता है, तो उसको क्या कहते हैं हम? संक्रामक कहते हैं। उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, क्या ये संक्रामक है? ये भी आपका संक्रामक नहीं है। लेकिन यहाँ से उत्तर सही होगा आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है आपका वो संक्रामक रोग होता है। मैं थोड़ा डिप्थीरिया के बारे में अगर आपको बताऊं तो ये सर्वाधिक 2 से लेकर के 10 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा आपका क्या होता है, हानिकारक होता है। वैसे तो ये सभी को हो सकता है, लेकिन 2 से लेकर के 10 वर्ष तक के जो आपके बच्चे होते हैं आयु के, उनको ये सबसे ज़्यादा होता है। और इसमें होता क्या है, इसमें बुखार आता है, गले में खरांचें होती हैं और जो आपका गला जो है वो टॉन्स टाइप के फूल जाते हैं, आपके गला जो है आपका सूजन गले पे जो आ जाती है, ये इस तरीके का रोग होता है। तो ये सबसे ज़्यादा 2 से लेकर के 10 साल के बच्चों को प्रभावित करता है और ये आपका जो होता है वो आपका संक्रामक रोग होता है। तो यहाँ से उत्तर आपका सही होगा डी। नेक्स्ट आपका 19th क्वेश्चन है, भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1985, 2005, 1995 या 1990? तो भारत में पल्स पोलियो टीकाकरण का जो कार्यक्रम आरंभ किया गया था वो किया गया था 1995 में। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो 20वां है, अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को कहते हैं? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्कैवेंजर, ओमनीवोर, क्या कहते हैं? तो अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी होते हैं उनको कहा जाता है स्कैवेंजर। सी यहाँ से आपका जो उत्तर है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, पोलियो का कारण है। पोलियो का क्या कारण होता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या कीट? किसके द्वारा आपका पोलियो फैलता है? तो पोलियो अगर जो रोग है इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका फैलता है किसके द्वारा? विषाणु के द्वारा, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस भी कहते हैं। तो वायरस के द्वारा फैलता है आपका क्या? पोलियो। 21 का बी उत्तर सही होगा। नेक्स्ट है आपका 22, निम्न में से किस में उद्यान कृषि का अध्ययन किया जाता है? बॉटनी में, हॉर्टिकल्चर में, जियोलॉजी में या एनाटॉमी में? यानी कि उद्यान कृषि का जो अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वो किया जाता है आपका हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। यानी कि इसके अंदर फल, सब्जी और आपके फूल, ये इन सब का जो क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है और इनको उगाया जाता है। इसे आप कहते हैं क्या? हॉर्टिकल्चर। यानी कि बी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन है, प्राचीन कुओं के सूखने का कारण हो सकता है? कुओं को ढक दिया गया है, कुओं के आसपास की मिट्टी में सीमेंट से ढक दिया गया है, आसपास के क्षेत्रों में अनेक बोरिंग पंप लगाए गए हैं, लोगों ने कुओं का उपयोग करना कम कर दिया है या बंद कर दिया है। तो इसमें से क्या हो सकता है? देखिए, अगर कुओं की बात करते हैं तो कुओं के जो सूखने का कारण जो हो सकता है वो हो सकता है आपके आसपास के क्षेत्रों में अनेक बोरिंग पंप लगा दिए जाएं। तो उससे क्या होगा कि अगर ये कोई कुआं है, इसके अंदर अगर पानी है और आसपास अगर बहुत सारे बोरिंग पंप लगा दिए जाएंगे तो वो आसपास के पानी को क्या करेंगे? खींच लेंगे, जिससे कि जो वाटर लेवल है वो नीचे उतर जाएगा और कुआं क्या होगा? सूख जाएगा। यानी कि सी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। नेक्स्ट अगर बात करते हैं 24th क्वेश्चन है, पानी में डूबा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ क्यों दिखाई देता है? प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, अगर हम बात करें कि ये अगर कोई पानी है और ये कोई अविलंब है इस तरीके से, और प्रकाश की किरणें अगर इस तरीके से आती हैं और आने के बाद अगर ये माध्यम आपका सघन है और ये माध्यम आपका अगर विरल है, तो सघन से जब विरल में प्रकाश की किरणें आएंगी या विरल से सघन में अगर प्रकाश की किरणें आएंगी तो दो कंडीशन आपकी बनेंगी। एक,
अविलंब से दूर हटेंगी या फिर अविलंब के पास आएंगी। दो कंडीशन, और दोनों ही कंडीशन जो होती हैं वो आपकी होती हैं किसकी? अपवर्तन की कंडीशन होती हैं। और इसी कंडीशन में जैसे पानी के अंदर आपने किसी छड़ को डुबाया तो वो आपको टेढ़ी प्रतीत होना, या फिर पानी में डूबे हुए तल पर अगर किसी सिक्के को डाल देना और उसके बाद उसका ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना, ये सब क्या है आपके? ये अपवर्तन के उदाहरण है, प्रकाश के अपवर्तन के उदाहरण है। तो यहाँ से आपका बी उत्तर जो है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25th, निम्न में से किसका उपयोग गाड़ियों की हेडलाइट में होता है? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस, किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में कभी भी हम लेंस का प्रयोग तो नहीं करते हैं। लेंसों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है किसमें? नेत्र के द्वारा, यानी कि नेत्रों में या फिर किसमें, या चश्मे वगैरह में, और उसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दर्पण का प्रयोग किया जाता है इमेज बनाने के लिए। तो अब गाड़ी की हेडलाइट में या तो अवतल दर्पण या फिर उत्तल दर्पण, किसका प्रयोग करेंगे? तो देखिए, गाड़ी की हेडलाइट में जो प्रयोग किया जाता है वो तो किया जाता है आपका अवतल दर्पण का, यानी कि ए उत्तर आपका यहाँ से 25 का सही होगा। और लेकिन अगर बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का जो प्रयोग किया जाता है वो गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है। जो पीछे का दृश्य देखने के लिए जो हम शीशा उपयोग करते हैं, जो लगा होता है साइड मिरर, उसमें आपका किसका उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से 25 का उत्तर जो है वो ए सही होगा। नेक्स्ट आपका 26 क्वेश्चन है, बावली या बावड़ी क्या होती है? बहुत बड़ा कुआं, सीढ़ीदार कुआं, गोखुर झील या लेगून। देखिए, बावड़ी जो होती है वो पुराने समय में ज़्यादातर बनाई जाती थी कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर बनाई जाती थी आपकी क्या? सीढ़ियाँ। किस लिए? पानी पर पहुँचने के लिए सीढ़ी नुमा एक कुआं बनाया जाता था, जिसको हम क्या कहते थे? बावड़ी कहते थे। यानी कि बरसात के पानी को साल भर तक संरक्षित करके उपयोग में लाने के लिए सीढ़ीदार कुएं की व्यवस्था पुराने समय में की जाती थी, जिसे हम बावड़ी के नाम से जानते हैं। तो यानी कि यहाँ से उत्तर आपका सही होगा क्या? सीढ़ीदार कुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समुद्र में कितने प्रतिशत जल पीने योग्य है? 97.2%, 2.15% या 0.65% या 0%। यानी कि समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? देखिए, समुद्र में हम सभी जानते हैं कि 97.2% जो जल है वो पाया जाता है, लेकिन इसमें आपका सोडियम क्लोराइड NaCl की मात्रा होती है 35%। तो ये पीने लायक तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी। तो समुद्र में पीने योग्य जल की अगर बात करें तो यहाँ से उत्तर सही होगा हमारा डी, 0%। यानी कि ये सारा का सारा पानी जितना भी आपका समुद्र का होता है ये बिल्कुल खारी पानी होता है, इसे हम पी नहीं सकते। तो इसीलिए ये आपका पीने योग्य जल नहीं होता है। तो 0% जल समुद्र में पीने योग्य होता है। अगर 2.15% की बात करें तो ये होता है आपका ग्लेशियर्स में, और ये अगर 0.65% की बात करें तो ये हमारे पास में ग्लेशियर को छोड़ के कुल पीने योग्य जल की मात्रा है। यानी कि जो आपका वायुमंडल में जल का प्रतिशत और भूमिगत जल का प्रतिशत, नदियों, तालाबों, झीलों, अगर सभी को मिला करके अगर बात की जाए तो ये हमारा सी जो ऑप्शन है ये बनता है 0.65%। सिर्फ इतना ही पानी हमारे पास में टोटल अवेलेबल है। बाकी 2.15% ये आपका ग्लेशियर्स के रूप में, आपका बर्फ़ के रूप में जमा हुआ है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर। 97.2% आपका जो है वो कहाँ है? समुद्र में है। तो समुद्र का यहाँ से पूछा है पीने योग्य जल कितना है, तो पीने योग्य आपका 0%, डी आंसर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, BOD5 क्या है? BOD5 क्या है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 आवर्स, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मंथ्स एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 मिनट्स। तो BOD5 जो आपका है वो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड 5 दिन के अंतर्गत जो आपकी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो है, यानी कि बी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? यूवी रेडिएशन, गामा रेडिएशन, एक्स किरण रेडिएशन या इंफ्रारेड रेडिएशन। तो देखिए, जो हरित ग्रह प्रभाव जैसे हम ग्रीन हाउस के नाम से जानते हैं, तो वो आपका बढ़ाता है पृथ्वी पर किसको? इंफ्रारेड रेडिएशन को, यानी कि डी आपका जो उत्तर है वो सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, लंदन धूम्र पाया जाता है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में दिन के समय, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। देखिए, लंदन धूम्र, सबसे पहले बात करते हैं कि लंदन धूम्र क्या है, लंदन धूम्र होता क्या है। तो अगर हम बात करें 1952 यानी कि 1952, 5 से 9 दिसंबर
को एक घटना हुई थी लंदन में, यानी कि 5 से 9 दिसंबर को लंदन में 1952 ईस्वी में एक घटना हुई थी। वहाँ के जो वायुमंडल है यानी कि आकाश में जो हानिकारक गैसें हैं जैसे SO2, NO2, CO2, इस तरीके की जितनी भी आपकी वायुमंडल को प्रदूषित करने वाली जो आपकी हानिकारक गैसें हैं वो सभी की सभी आपकी जमा हो गई। कहाँ पर? पूरे के पूरे वहाँ के वायुमंडल में। और इन जहरीली गैसों की वजह से वहाँ पर लगभग 4000 के आसपास लोग मारे गए थे इन कितने दिनों में? 4 दिनों के अंदर। यानी कि PM 2.5 का जो स्तर है वो बढ़ गया। PM 2.5 से लेकर के PM 10 तक के जो स्तर हैं वो बढ़ने की वजह से और जो आपकी जहरीली जो गैसें हैं उनके अत्यधिक जमाव के कारण वहाँ के वायुमंडल में एक इस तरीके का परिवर्तन आया जिसकी वजह से लगभग 4000 लोगों की आकस्मिक मृत्यु हो गई वायु प्रदूषण के कारण। तो तभी से इसे जाना जाता है आपका लंदन धूम्र के नाम से, इसे काले धूम्र के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपका 1952 में हुआ था। उसके बाद से इसे लंदन धूम्र के नाम से जाना जाता है और ये शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। शीतकाल में सुबह के समय, डी आपका जो आंसर है वो सही होगा। ये वहाँ की घटना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये वहाँ की घटना है तो अब नहीं होगा। अब विश्व के जितने भी देश हैं लगभग सभी वायु प्रदूषण की चपेट में हैं और ये जो घटना है लंदन धूम्र वाली जो घटना हुई थी वो अब विश्व के लगभग सभी देशों में आपको मिलती है। हमारे दिल्ली के अंदर भी होती है जिसमें कृत्रिम वर्षा कराने की तक मतलब जो है बात की गई थी। चाइना में जो उनकी जो बीजिंग जो शहर है वहाँ पर भी ये वायु प्रदूषण का जो प्रकोप है वो इस तरीके का देखा गया था जिसके कारण उन्होंने फिर उसको बारिश करा करके उसको क्या किया था? शांत किया गया था। तो यानी कि यहाँ से 30 का जो आपका उत्तर है वो डी सही होगा। इसी के साथ हमारा ये प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होता है। और मेरी आप सभी लोगों से फिर दोबारा से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोज़ क्या हैं ये क्या करें, शेयर करें और अपने बेल आइकन को क्लिक करें जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें। इसी के साथ नमस्ते।